टिकुली, जिसका संबंध भारतीय महिलाओं के सौंदर्य से है। भारत में लोक कला का इतिहास अत्यंत प्राचीन रहा है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही सुहागन स्त्रियां सौंदर्य के प्रतीक के रूप में चंदन, कुमकुम एवं सिंदूर से अपने माथे पर बिंदी या टिकली चित्रित करती आ रही हैं। जनमानस में टिकली की उपयोगिता बढ़ी तो लोग उसे कलात्मक रूप देने लगे। समय के साथ टिकली को सजाने और कलात्मक बनाने का प्रचलन बन गया तथा श्रृंगार रूपी इस प्रसाधन के आकार एवं रूप में परिवर्तन के क्रम में टिकली कला का जन्म हुआ। भारतीय कला का ऐतिहासिक युग मौर्य काल से आरंभ होता है, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त कला भी मगध के गुप्त सम्राटों के संरक्षण में ही विकसित हुई, जो कालांतर में सारे भारत पर छा गई, लेकिन देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल नहीं पाने के कारण उस काल की अधिकांश कलाएं या तो विलुप्त हो चुकी हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पर हैं। मगर मौर्य एवं गुप्त काल में राज परिवारों की महिलाओं के माथे की शोभा बढ़ाने वाली टिकली कला एक बदलते हुए स्वरूप में आज भी बिहार के नाम को रोशन कर रही है। बदलते समय के साथ एक नए स्वाद और स्वरूप की टिकली पेंटिंग बिहार में पनपी, जिसकी तकनीक तो जापान के शिल्प की है, मगर शैली और विषय वस्तु मिथिला पेंटिंग और पटना कलन की है। लोक कलाओं के परस्पर समन्वय का ऐसा उदाहरण अन्यत्र मिलना मुश्किल है। टिकली कला के उद्भव की कोई निश्चित तिथि बताना कठिन है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में सुहागन स्त्रियां सदियों से सौंदर्य के प्रतीक के रूप में टिकली का इस्तेमाल करती आ रही हैं। खुदाई में मौर्य काल की जो नारी प्रशस्त मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उन पर बिंदी उत्कीर्ण है, इसलिए टिकली कला को मौर्य साम्राज्य की देन माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में राजघराने की औरतें सौंदर्य प्रसाधन के रूप में टिकली का इस्तेमाल करती थी। इसका एक सुप्रसिद्ध उदाहरण बिहार संग्रहालय की यक्षिणी मूर्ति में देखा जा सकता है। सम्राट अशोक के शासन काल में जब इसे सामान्य परिवार की विवाहित औरतों ने भी अपनाना शुरू किया तो इसका स्वरूप पूर्णतः व्यावसायिक हो गया। ये माना जाता है कि यह कला सोने की पत्तियों की टिकुलियों से शुरू हुई थी, जिसका आधार भाग कांच का होता था। फाहियान सन 399 से 414 ईस्वी में भारत आया था। तब उसने पाटलिपुत्र में सुहागिन स्त्रियों को टिकली का प्रयोग करते देखा था। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात शुंग, गुप्त और पाल राजाओं के शासन काल में भी टिकली कला के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। मुगल काल में पाटलिपुत्र की टिकली कला विदेशों में भी लोकप्रिय हो चुकी थी। इतिहासकार टावेनियर ने लिखा है, 17वीं ईस्वी में पटना में मूंगा कछुए के सेल से बना काड़ा चूड़ी और चांदी एवं सोने से बनी टिकली तिब्बत और पुर्तगाली व्यापारी खरीद कर ले जाते थे, जिसके लिए यह नगर प्रसिद्ध हो चुका। सन 1900 ईस्वी तक आते आते टिकली कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, लेकिन तभी भारत में प्लास्टिक की टिकली बनने वाले कारखाने खुलने लगे। सस्ते दामों की बदौलत यह टिकली पूरे भारत में छा गई। हालांकि परंपरागत टिकली के कारीगरों ने कारखानों में बनने वाली टिकलियों की बराबरी करने की हर संभव कोशिश की। जहां पहले वे अपनी टिकली में रंगीन शीशे के टुकड़े का इस्तेमाल करते थे, वहां वे मखमल, जरी इत्यादि का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन इसके बावजूद उनकी टिकलियां औद्योगिक कारखानों में बनने वाली टिकलियों के आगे टिक नहीं पाई। धीरे धीरे यह कला समय के साथ गुम होती गई और इस कला के कारीगर दूसरे धंधों में लग गए। कुछ एक कारीगर पटना कलम से प्रभावित होकर कांच के टुकड़ों पर तस्वीर बनाने लगे। इस प्रकार यह कला औरतों की ललाट से उतरकर दीवारों पर टंगने वाली साज सज्जा की तरफ मुड़ गई।